खबर की ओर रुख करते हैं जो कि जुड़ी हुई है नेशनल हेराल्ड के मामले से। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज देश के कई शहरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो गांधी परिवार पर देश को लूटने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ 50 लाख रुपए में गांधी परिवार ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हासिल कर ली। इस मामले में 25 अप्रैल को अब कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी में सियासत गरमाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का वार, मुश्किल में गांधी परिवार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और नेशनल हेराल्ड मामला उसकी पोल खोल रहा है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार पर आक्रामक है और उसका कहना है कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। A nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores और आप सेक्शन 8 सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है। 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं। ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। इस मामले में आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया जिसे चुकाया नहीं गया। नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.25 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडिया ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। अब इसी मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट हुई है जिस पर कोर्ट 25 अप्रैल को संज्ञान लेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है। इसमें 3 बड़े किरदार हैं। पहला किरदार है कांग्रेस पार्टी, दूसरा एक बड़ा किरदार है एजेएल जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड है, जो कि नेशनल हेराल्ड के साथ साथ 2 अन्य अखबारों का प्रकाशन किया करता था, और तीसरा बड़ा किरदार है यंग इंडियन कंपनी, क्योंकि इसके माध्यम से ही पूरा इस बंदरबाट को किया गया है। होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी एजेएल को, जो कि आजादी से पहले बना था, उसको द्वारा अखबार संचालित हो रहा था, लेकिन साल 2008 आते आते जब यूपीए की सरकार थी उस समय तक उसका जो हालत थी, वित्तीय हालत थी, वो खराब होती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए का लोन तब तक दे चुकी होती है, किसको? एजेएल को। और 2008 आते आते एक तरीके से एजेएल ये फैसला करता है कि साहब अब अखबार छापना संभव नहीं, इसलिए वो अखबार छापना, प्रकाशन करना बंद करता। उसके बाद से कहानी बंदरबाट की शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद 2010 में यंग इंडियन कंपनी का गठन किया जाता है और ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर की जाती है। और इसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% शेयर थे, जो कि 76% शेयर हो जाते हैं। इस कंपनी के माध्यम से क्या होता है वो आपको बताते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ था, और यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से ये जो 90 करोड़ रुपए का लोन के अगेंस्ट में महज 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एजेएल को दिए जाते हैं, और उसके बाद में 90 करोड़ रुपए का लोन की माफी हो जाती है। लेकिन इस माफी से होता क्या है, या उस लोन को माफ करने से होता क्या है कि यंग इंडियन कंपनी जो एजेएल है, एजेएल के 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति देश भर में है, जिसका अभी मौजूदा समय में लगभग मालिक का लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है, वो पहुंच जाती है यंग इंडियन कंपनी के पास में। यानी कि
कांग्रेस के माध्यम से दिया गया 90 करोड़ का लोन वापस होकर महज 50 लाख रुपए में पहुंच जाता है यंग इंडियन के पास में, और उसके आधार पर क्या हो जाता है कि उनके पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आ जाती है, जिसका मालिकाना हक 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में। तो ये अपने आप में बड़ी बात। नेशनल हेराल्ड केस में मुख्य आरोपी कौन कौन है उसका भी जिक्र कर देते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, ये तमाम अन्य वो नाम है जो गांधी परिवार के सबसे करीबी के तौर पर। इसके अलावा यंग इंडियन कंपनी का नाम भी चार्जशीट में है। इसके अलावा डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी इस पूरे मामले में आ रहा है। इसके अलावा सुनील भंडारी, ये वो तमाम लोग हैं जिनका चार्जशीट में नाम भी है ईडी की कि आखिर किस प्रकार से ये पूरा मामला होता है। नेशनल हेराल्ड पे क्या बड़े आरोप है। नेशनल हेराल्ड मामले में सरदार पटेल ने दी थी नेहरू को चेतावनी, क्योंकि आजादी से पहले से शुरू हुआ था। उस समय आजादी के बाद के समय में भी कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पटेल ने जताई थी कई प्रकार की आशंकाएं, यानी आजादी के बाद भी शुरुआत हो चुकी थी किस प्रकार के घपले घोटाले हो रहे थे। ओएम मथाई की अपनी किताब में लिखा है कि बड़ौदा के महाराज से 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी। इस बात का जिक्र किया गया है किताब के माध्यम से भी। सरदार पटेल ने नेहरू से की थी इस बात की शिकायत कि किस प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं। विज्ञापन के नाम पर कई बड़े जो औद्योगिक घरानों थे उनसे लाखों रुपए की रकम ली गई थी, साहब आपका विज्ञापन छापा जाएगा, और ये पैसे लगातार लिए जा रहे थे। 1950 में सरदार ने नेहरू को पत्र लिखा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से धन वसूली का जिक्र उस पत्र में किया गया है। 5 मई 1950 को सरदार ने 75,000 रुपए की एक रिश्वत की एक बात भी कही थी, पूरा विवरण भी उस पत्र के माध्यम से दिया गया था। धन उगाही के मामलों को लेकर नेहरू पटेल के बीच में 1950 में कई पत्राचार हुए हैं, जिसका जिक्र ऐतिहासिक तौर पर दिखाई पड़ता है। नेहरू के दामाद फिरोज गांधी नेशनल हेराल्ड के उस वक्त महाप्रबंधक थे, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि साहब वो वित्तीय हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। नेहरू ने यह स्वीकार भी किया था उस समय कि इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, यानी कि वो पत्र में स्वीकार भी करते हैं इस बात को लेकर। सरदार पटेल ने अखबार पर गांधी परिवार के कब्जे पर उठाए थे सवाल, और यह कहा भी था कि किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको खड़ा किया था, लेकिन कैसे कुछ लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 4 बार उत्तर प्रदेश के उस समय सीएम रहे चंद्रभानु गुप्ता ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि साहब इसकी जांच करानी चाहिए। फंड इकट्ठा करने को लेकर अगर आप जांच कराएंगे तो बड़ा खुलासा होगा। इस बात के ऐतिहासिक तथ्य साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड एजीएल को लेकर उस समय से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, जो अभी तक एक तरीके से जारी है। इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा, किस प्रकार से गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भ्रष्टाचार पर प्रहार, घिर गया गांधी परिवार। तो अपने आप में लगातार गांधी परिवार घिरा हुआ है। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र शर्मा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि साहब ये आज से नहीं, पुराने समय से ये पूरा मामला चला रहा, और आप कह रहे हैं कि साहब पूरा गांधी परिवार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। किस तरीके से आप इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, आपने अभी सारा खुलासा किया और बताया किस प्रकार से शुरू से लेकर अब तक लगातार वह एक दोहन का एक कंपनी बनाई गई, किस प्रकार से उस कंपनी के नाम से दोहन करना है इसलिए बनाई गई। वो तब की बात थी, अभी भी वही हो रहा है, अभी भी वैसे ही हो रहा है। जरा हम ये पूरे मामले को थोड़ा बाइफिकेट, थोड़ा एक बार थोड़ा ध्यान से समझें जी। 50 लाख रुपया एक प्राइवेट एंटिटी से लेकर एक कंपनी बनाई जाती है, एक इंडस्ट्रीज से 50 लाख रुपए लिया जाता है, लोन लेकर एक कंपनी बनाई जाती है, और उस कंपनी के नाम पर एक 2000 करोड़ रुपए की कंपनी ले ली जाती है। पहली बात तो प्रश्न यही है कि वो 50 लाख रुपया एक इंडस्ट्रीज क्यों दे रहा है और किसके एवज में दे रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और वो देश का एक बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है। अब वो इनको वाला खाता है, वैसे तो ये इंडस्ट्रीज के खिलाफ गाना गाते हैं, परंतु जब अपने को पैसे चाहिए थे और अपने को घुमाना था, ऐसे ही इनके दामाद साहब के भी इसी प्रकार हुआ। तब भी एक बड़े जो कंपनी है उसने 7.5 करोड़ रुपए, ये दोनों एक जैसे ही हैं, 7.5 करोड़ रुपए दिए ज़मीन खरीदने के लिए कि हम एक ज़मीन आप खरीद लीजिए, 7.5 करोड़ रुपए हम आपको लोन दे रहे हैं। वो ज़मीन खरीद कर उसका बहुत जल्द, मतलब ऐसा कहा जाता कि रातों रात CLU बदला गया और वो ज़मीन 700 गुना मुनाफे में उसी कंपनी को वापस भेज दी जाती है। तो इसी प्रकार का मामला है ये जो AGL वाला मामला है। अगर इनको सही में नेशनल हेराल्ड की चिंता थी तो फिर यंग इंडिया बनाने की क्या जरूरत थी? वो नेशनल हेराल्ड को AGL के मामले से ही ठीक चलाते ना जी। 90 करोड़ रुपए तो दे ही चुके थे उसको, उनका लोन वेव ऑफ कर चुके थे, तो उसको वापस से यंग इंडिया को बेचने की क्या जरूरत थी?
और दूसरा, आप एक कंपनी को जब भी बेचते हैं या एक कंपनी में कुछ भी उसमें नॉमेनक्लेचर बोलते हैं तो उसके शेयर होल्डर को आपको कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है जी। आपको एजीएम बुलानी पड़ती है। मुझे तो याद नहीं पड़ता, कोई बता दे कि एजीएल कब बुलाएगी, इनकी एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाएगी, एजीएम कब बुलाएगी। भूषण जी ने भी सवाल खड़े किए थे और उसमें शांति भूषण जी ने और जस्टिस काटजू दोनों ने सवाल खड़े किए। वो क्योंकि दोनों ऐसे लोग हैं जो कि प्रश्न करते हैं, और इसलिए उन्होंने प्रश्न खड़ा किया भी कब बुलाई आपने एजीएम और कब आपने ट्रांसफर कर दिया, और किसके कहने पे। हमारे से कोई हस्ताक्षर कराया नहीं, हमसे कोई मीटिंग में कोई जानकारी दी नहीं, ना हमसे कोई कहीं हमसे सहमति ली। जी तो शिवानंद जी सर, शिवानंद जी सवाल ये है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर जो बात तथ्यों के आधार पर दिखाई पड़ रही है वो तो कम से कम दिखाता है कि गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी मुश्किल में है, तो रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले में दिखाई पड़ रहा है, तो ये तो अपने आप में मुश्किल स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए एजीएल कंपनी, देखिए इंडिया में कंपनी लॉ है, सेक्शन 8 के अंदर कोई भी कंपनी लॉस में जा रहे तो दूसरा कंपनी ओपन कर सकते हैं। इस वजह से एजीएल कंपनी से जगह उन्होंने यंग इंडिया किया। प्रॉपर्टी जो कानपुर में है, दिल्ली में है या बरेली में है या अन्य इधर कहीं भी है, वो प्रॉपर्टी जगह पे ही है। प्रॉपर्टी इधर की उधर किधर भी नहीं हुआ। 12 साल पुराना केस है। ईडी जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी देखिए अमेरिका सामने अर्थव्यवस्था है, एजुकेशन शिक्षा है, आज वक्फ बोर्ड का चर्चा चल रहा है, उसमें अचानक ये चार्जशीट तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एफआईआर होने के बाद चार्जशीट आता ही है। अभी 9 अप्रैल को डेट खत्म होने वाला था, उसके पहले ही उन्होंने चार्जशीट डाल के, और रूल लॉ एंड ऑर्डर्स के हिसाब से सिस्टम है, संविधान के हिसाब से काम चलेगा। दूसरी बात, ईडी का मेरे को ऐसा लग रहा है 2014 से लेके 2025 तक पहले भी ऐसा हुआ रहेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ज्यादा मिसयूज ज्यादा हो रहे हैं। सर आपके समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को लेकर पिंजरे में बंद तोते की तरीके से उसको जिक्र किया गया था, लेकिन अभी बात सरकार ये कहती है कि कैसे वसूली हो रही है, वो आंकड़ों के साथ इस बात को कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था आपके राज्य में सीबीआई को लेकर? अभी भी देखिए, कोई भी नेता के ऊपर 99% केसेस ईडी का हो या सीबीआई का, किसी को भी सजा होता नहीं है। 1% वो भी बिजनेसमैन कोई रहे तो उसके ऊपर होता है। ये रिकॉर्ड है इंडिया में, लॉ एंड ऑर्डर संविधान के हिसाब से होता है। दूसरी बात, चार्जशीट का इतना बड़ा मुद्दा बनाना, चार्जशीट तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो लॉ के सिस्टम से एफआईआर होने के बाद चार्जशीट होता है जी। लेकिन सर 4 महीने में 700 गुना मुनाफा कमाना, ये तो बड़ा बेहतर बिजनेस मॉडल की तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ हो रही है। नहीं, उसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ नहीं है। एजीएल से लेके नहीं, रॉबर्ट वाड्रा की बात हो रही है साहब। रॉबर्ट वाड्रा ने 4 महीने में 7.5 करोड़ से 58 करोड़ रुपया कैसे हो गया, और 7.5 करोड़ रुपया वापस भी नहीं दिया उसको। सुनिए जी, देखिए 20 साल पुराना केस है रॉबर्ट वाड्रा का। खुद खट्टर साहब ने 2 बार क्लीन चिट दिया है। तिंगरा जज साहब ने भी उसमें, भूपेंद्र हुड्डा ने क्या बयान दिया वो बता दीजिए। दूसरी बात, खट्टर साहब ने खुद क्लीन चिट दिया। 20 साल से यही चल रहे। 2019 में उनको बुलाया, उनका रेड हुआ, पूरा जांच हो रहा है। जो भी है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से होगा। ठीक है जितेंद्र शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि क्या ये पुराना 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो क्या कानून या तरीके से गुनाह कमजोर होता दिखाई पड़ेगा? लेकिन जब तथ्य सामने आ रहे हैं तो कम से कम दिखाई पड़ रहा ना, आज गांधी परिवार मुश्किलों में गिरता दिखाई पड़ा, वही भ्रष्टाचार के मामले में। शिवानंद जी मैं आता हूं आपके पास, जितेंद्र जी से सवाल। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय जो गांधी परिवार के लिए है मुश्किलें हैं। मैं आपको फैक्ट्स के साथ कुछ चीजें बताता हूँ। यंग इंडिया कब फॉर्म की गई? 23 नवंबर 2010 में। 23 नवंबर 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। इसके सबसे पहले जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? सत्यम गंगाधर पित्रोदा और सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, ये दोनों डायरेक्टर थे इसके। और दोनों ने डायरेक्टर बनते ही इसके जो शेयर्स हैं वो सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी और इन सबको ट्रांसफर कर दिए, यानी कि 6 डायरेक्टर बन के आ गए। अब आप सोचिए कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही, मतलब ये 22 जनवरी की बात है, 22 जनवरी 2011, 22 जनवरी 2 महीने के अंदर ही उन्होंने सारे शेयर जो है इन दोनों के नाम ट्रांसफर कर दिए कंपनी बनते ही। और इसमें मजे की बात एक मैं बताऊंगा आपको कि एजेएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड के जो शेयर थे वो 26 फरवरी 2011 को ले लिए और मालिकाना हक जो था एजेएल के पास था। तो उससे पहले मैं बताऊंगा 2008 में एजेएल जो है अपने अखबार, जो 3 अखबार चलाता था, नेशनल हेराल्ड,
नवजीवन और कौमी आवाज जो कि उर्दू था वो बंद कर चुका था और अपने सारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सबको रिटायर कर चुका था। जी। अब यहाँ से मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ। यंग इंडिया कब फॉर्म हुई? 23 नवंबर 2010 को। एजेएल के अंदर जो डायरेक्टर थे ऑस्कर फर्नांडिस, वो कब बने थे? 17 जून 2010 को। जी। यानी कि नवंबर से पहले ही बन गए थे, ठीक है। और वो बाद में कब गए? यंग इंडिया के अंदर भी वो डायरेक्टर बन गए। तो कॉन्स्पिरेसी कहां से शुरू हुई? पहले ही शुरू हो गई। अब मैं इसके बाद आगे बताता हूं कि जो लोन दिए गए थे, भाई कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया, एजेएल को लोन दिया कि भी आप किसी ना किसी तरीके से पुराना अखबार है, प्रॉपर्टीज, आप इसको रिवाइव करते रहिए। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एजेएल, इसके पास देश भर के अंदर प्रॉपर्टी थी जो कि करोड़ों की थी। करीबन आज की वैल्यू जो है, वैसे बताते हैं कि 700 करोड़ रुपए कुछ है, कुछ बताते हैं 2000 करोड़ रुपए, लेकिन अगर असेसमेंट किया जाए इस समय तो करीब 5000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टीज है जो कि दिल्ली, लखनऊ, पुणे और दूसरे कई शहरों के अंदर है, मुंबई के अंदर है। वो 50 लाख रुपए में एक तरीके से अधिग्रहित कर ली गई थी। मैं आता हूं आपके अब पास, आप सोचिए, अब आप मैं फैक्ट आपको बताता आरपी सिंह हूं। जी। 50 लाख भी नहीं है, माफी चाहता हूँ, 50 लाख भी नहीं है, अपने तरफ से तो एक पैसा नहीं लगाया। मैं आपको एक मजेदार फैक्ट इसमें बताता हूं आपको, ये सुनिएगा पहले। जल्दी से, हाँ। जो इस कंपनी को अधिकृत करने के लिए यंग इंडिया जो बनाई गई थी, 5 लाख रुपए कैपिटल थी। इसको लोन को चुकाने के लिए जो इनको चाहिए था 50 लाख रुपए में कर देंगे। 50 लाख रुपए किससे लिए गए थे? डॉटेक्स से लिए गए थे। डॉटेक्स एक शेल कंपनी थी जिसको कौन चलाते थे? जो शुरू की गई थी सुनील भंडारी और सुनील सांगानेरिया, जो बाद में आरपीजी को बेच दी गई। ये बहुत बात की बात है। लेकिन 50 लाख रुपए जो लिए, 1 करोड़ रुपए इनसे लोन लिया गया था 14% सालाना ब्याज के ऊपर, जिसमें 3 महीने का ब्याज ही करीब 3.5 लाख रुपए था। आरोपी के तौर पर सुनील भंडारी का नाम एक तरीके से चार्जशीट में भी दिखाई पड़ रहा है। आरपी सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब इतना पुराना मामला है, आपकी केंद्र में सरकार रही, आपकी राज्य में सरकार रही और आप लोग लगातार जांच करते रहे, कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। आप लोग खाली राजनीतिक विद्वेष से ये पूरा मामला आगे बढ़ाने में लगे हुए। पहली बात तो ये ध्यान में कर दिया जाए कि ये मामला 2012 में शुरू हुआ, ना कि हमारी सरकार के रहते हुए शुरू हुआ। ये जो पहली कंप्लेंट थी इसमें 2012 में हुई, एजेएल और ये जो नेशनल वाले मामले में। दूसरी बात, अगर जल्दी हो तो कहते देखो जी ये तो तंग कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। भाई एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये ब्लू कॉलर क्राइम है। ये नहीं कि किसी को आपने चक्कू दिखाकर, बंदूक दिखाकर आपने पैसा लूट लिया हो। ये आपने दिमाग लगाया। अभी बताया ना किस प्रकार से एक नकली कंपनी, फर्जी कंपनी खड़ी की गई, उस फर्जी कंपनी में पैसा लिया गया, उस फर्जी कंपनी में फिर पैसा घुमाया गया। ये पूरी की पूरी जो कड़ियाँ जोड़ने में समय लगता है। तो उस फर्जी कंपनी के डायरेक्टर कौन थे, वो पैसा कहाँ से घूमा, वो कहाँ पर बेस थी कंपनी जहाँ से पैसा घूमा गया। ये देश में एक नया प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई थी कांग्रेस के टाइम में, जो कि हमारी सरकार ने आकर इस प्रकार की सारी फर्जियां कंपनी बंद कराई और लाखों कंपनियां ऐसी थी जो उस पैरामीटर में आई जहां वो बंद की गई। परंतु जो मूल बात है जी, क्या ये इस बात से मुकर सकते हैं, इस बात से ये कह सकते हैं कि नहीं ठीक नहीं है कि वो जो 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं कि वो नॉन प्रॉफिट कंपनी के पास गई, परंतु उसकी जो मैनेजमेंट है, उससे जो किराया आएगा, वो किराया कहाँ खर्च होगा, उसके जो रेंटल इनकम्स है वो कहाँ खर्च होगी, उस पर भी प्रश्न है। उसमें भी नकली बोगस बिल्स जमा कर कर खर्चे डाले गए, वो लिए गए हैं उसमें भी, तो उस पर भी प्रश्न से लगा हुआ है। वो विज्ञापन के नाम पर, रेंट के नाम पर, डोनेशन के नाम पर वो सारा खेल हो रहा है जी। तो क्योंकि ये ठीक है कि ये इतनी बात इनको मैं छूट, इतनी बात इनकी ठीक है कि वो कंपनी नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है, परंतु वो कंपनी का जो पैसा अक्रू होगा वो कहाँ खर्च होगा, वो तो शेयर होल्डर तय करेंगे ना, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है जी। बात यहाँ पर है, और वो कोई कम नहीं है, वो भी लाखों करोड़ों रुपए में है जो आय है उसकी। वो जो रेंटल इनकम या बाकी सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आएगा वो भी करोड़ों रुपया है। बिल्कुल शिवानंद जी, सवाल यही उठता है कि आज की तारीख में भ्रष्टाचार के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेतृत्व है, गांधी परिवार है, वो सवालों के घेरे में। ऐसे में पार्टी की साख और आपके शीर्ष नेतृत्व की साख को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, संविधान गांधी फैमिली को है, नरेंद्र मोदी सर को भी है, एक बार खोलकर दिखा दीजिए, कोई भरोसा नहीं है आपका। और दूसरी बात कि देखिए, इस तरीके से संविधान का अपमान अभी आपके चैनल पे बैठ के सर कर रहे, अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं तो संविधान भगवान है, अरे भगवान है, हमारे लिए आपसे ज्यादा भगवान है, परंतु कोई भरोसा नहीं ना आपका। संविधान जरा रिस्पेक्ट करना सीखिए सर, इतना अच्छी बात नहीं है। कभी ना कभी हमारा भी इमरजेंसी लगाई थी आप ही ने, राजीव गांधी ने पोस्टर बिल लेकर आए थे। दूसरी बात सुनिए, नेहरू जी ने सबसे पहले अमेंडमेंट करी थी इसमें संविधान में। सुनिए, फिर बात कीजिए। देखिए
ये जो केस किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने लगवाया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने जाके कोर्ट में जाके स्टे लगवाया। दूसरी बात, इसमें ज्यादा इंटरफेयर जनता जनार्दन कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और अभी जो हमारे जो सर चैनल पे बैठ के इतने जोर जोर से चिल्ला रहे, इस केस में जीरो, मैं खुद भी लॉयर हूं, इसमें रिजल्ट है ना जीरो, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बोल के ये लोगों ने केंद्र सरकार ने जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और देश के होम मिनिस्टर दोनों मिलके जिस तरह से इन्होंने शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को टारगेट करके जिस तरह से अभी अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ 2 दिन, उसके उधर राहुल जी ने एलओपी लोकसभा में खड़े होके बोल दिया कि हम गुजरात जीतने जा रहे हैं। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। जितेंद्र जी, सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है या जो तमाम तथ्य जो पब्लिक डोमेन में है उसको हवाई मान लिया जाए? शिवानंद जी एक सेकंड, शिवानंद जी एक सेकंड, जल्दी पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि ये कुछ शिवानंद जी आपसे आरोप का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। पहले शिवानंद जी आपने कहा ना पॉलिटिकल टारगेटिंग एक तरीके से की जा रही है, मैं समझना चाहता हूँ। जितेंद्र जी जल्दी से। हाँ देखिए, ये कांग्रेस पार्टी इस समय ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे खतरा देखती शत्रुमुख जमीन के अंदर सिर घुसा लेता है ना, तो ऐसी जब भी कोई बात होती है तो ये राहुल गांधी के ऊपर निशाना कर रहे हैं, अधिवेशन में है, इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखें इस केस को देखेंगे, जो भी कांग्रेस पार्टी अगर बात कर रही है, ये पूरा का पूरा मामला जो है कोर्ट से शुरू हुआ था, कोर्ट ने ही संज्ञान लिया, कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर शिकायत दी गई थी, वहीं पटियाला हाउस में कॉग्निजेंस लिया गया, उसके बाद ये हाई कोर्ट में भी गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए, उसके बाद ये इनकम टैक्स में भी गए, जहां से इनका अलग मामला चल रहा है, जिसमें क्योंकि ये चैरिटेबल संस्थान इन्होंने बताया था कि ये चैरिटेबल होगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो उसको लेकर के जो टैक्स पेनल्टी लगाई गई थी, तो उसमें जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी ये गए। तो हर जगह से इनके खिलाफ सारे लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया है, उसके बाद भी ये मामला चल रहा है और इस मामले की परिणति क्या होगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।